हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और मैं एडवोकेट रेखा सिन्हा आप सबका वेलकम करती हूँ। और हम लोग जो पढ़ रहे थे वो हम हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस 1956 पढ़ रहे थे, जिसमें हम ऑलरेडी सेक्शन 12 तक कंप्लीट कर चुके हैं। और हिंदू एडॉप्शन तथा मेंटेनेंस एक्ट 1956 को जो हिंदी में कहते हैं वो कहते हैं हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956। ठीक है, हम सेक्शन 12 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे। सेक्शन 12 में एक बार आपको रिवाइज करा दूं ताकि हमारा सीक्वेंस बना रहे कि सेक्शन 12 जो कह रहा था वो दत्तक के परिणाम कह रहा है, यानी कि इफेक्ट ऑफ एडॉप्शन कह रहा था कि यानी कि जो भी एडॉप्शन है उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, उस चीज की बात सेक्शन 12 कह रहा था। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन 13 पे। देखिए सेक्शन 13 क्या कह रहा है। सेक्शन 13 कह रहा है कि दत्तक जनकों यानी कि एडॉप्टिव पेरेंट्स जो हैं का अपनी संपत्ति के वयन करने का अधिकार, यानी वयन को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्पोज ऑफ, यानी कि उसको निपटाना करने का या उसको निपटाने का जो राइट है, जो अधिकार है, वो जो एडॉप्टेड पेरेंट्स है यानी कि जो माता पिता जिन्होंने गोद लिया हुआ है, जो एडॉप्टेड माता पिता हैं, मदर फादर हैं, उनको पूरा राइट है। ठीक है, अब देखिए सेक्शन के प्रॉपर वर्ड क्या है, कहते हैं कि तत्प्रतिकूल करार के अधीन रहे, यानी कि वो एग्रीमेंट जो उस टाइम पे हुआ, कौन सा, जब बच्चे को गोद लिया गया। ठीक है, कि कोई भी दत्तक किसी दत्तक पिता या माता को अपनी संपत्ति जीवोभयंत्रण अंतरण द्वारा या विल द्वारा वैनित करने की शक्ति से वंचित नहीं कर सकता। यानी कि सेक्शन क्या कह रहा है कि जो एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, देखिए जब एडॉप्शन के टाइम पे जो एग्रीमेंट होता है वो ये होता है कि भैया ये बच्चा हम गोद ले रहे हैं और हमारे जितने भी अधिकार हैं वो सब हम इसको दे रहे हैं, हमारी संपत्ति का अधिकार इसके पास है, हमारी हमारे हमारे सारे हमारे जीने का, हमारे मरने का, हमारे क्रियाक्रम जो भी हमारे से रिलेटेड है वो सब चीज का अधिकार हम इसको दे रहे हैं। ठीक है, हम इसे वो वही सारे अधिकार दे रहे हैं जो हमारा अगर खुद का जन्मा बच्चा होता हम उसको देते। ठीक है, तो एग्रीमेंट में सारी आती है कि भाई मेरी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी सबका ये राइट है, सबका इसको अधिकार है। ठीक है, ये सब कुछ उसमें आता है। अगर आप लोगों ने अडॉप्शन डिड देखी हो तो उसमें सब कुछ आता है, यानी कि जो एडॉप्टेड मदर फादर होते हैं वो अपने बच्चे का अपनी जिंदगी के हर फैसले, हर चीज का, संपत्ति हो चाहे पैसा हो चाहे उनका उनके मरने का हो या उनके जीने का हो, उनके सारे फैसले वो उस बच्चे के हाथ में सौंपते हैं। कहते हैं भैया आज से ये बच्चा ही हमारा करता धरता होगा। ठीक है, सेम ऐसे ही जैसे कि उनका खुद का नेचुरल बेबी यानी को खुद का जो जन्मा बच्चा होता वो होता, बायोलॉजिक जो बच्चा होता उनका। ठीक है, तो वो पूरे राइट उस एग्रीमेंट में उसको देते हैं। तो ये सेक्शन 13 कह रहा है कि भैया जो वो एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट का इफेक्ट वहां नहीं पड़ेगा, कहाँ, जहां पर दत्तक के जो माता पिता हैं अगर वो अपनी जो संपत्ति है विल के द्वारा या किसी को लाइफ भर के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं और उस तरीके से वो उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, वसीयत के द्वारा या किसी को देकर जिंदगी भर के किसी को ट्रांसफर कर कर अगर वो डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, तो वो जो बच्चा है, जो एडॉप्टेड चाइल्ड है, वो उनकी शक्ति को खत्म नहीं कर सकता, वो मना नहीं कर सकता, वो ये नहीं कह सकता कि अरे भाई आपने कैसे उसको दे दिया, आपने तो मुझे गोद लिया था। वो नहीं रोक सकता। क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि वो संपत्ति उनकी खुद की है। ठीक है, उनका राइट है उस संपत्ति पे। देखिए ये तो जनरल सी बात है। अगर मान लीजिए मैं हूँ और मेरे पेरेंट्स हैं, ठीक है, मेरे पेरेंट्स बायोलॉजिक मेरे माता पिता हैं, ठीक है, मैं अडॉप्टेड नहीं हूँ, मैं उनकी खुद की बेटी हूँ, तो वो अगर अपनी संपत्ति किसी को देने लग जाए, मान लीजिए उन्होंने विल लिख दिया, उस विल में मेरा नाम नहीं है, किसी और का नाम उन्होंने लिख दिया, तो क्या मैं उनको रोक सकती हूँ? नहीं रोक सकती। क्यों? क्योंकि संपत्ति तो उनकी है, भैया उनका पूरा अधिकार है। ठीक है, अगर वो कहते हैं भैया मैं आपको ट्रांसफर नहीं कर रहा, मैं तो किसी और को ट्रांसफर कर रहा हूँ उसकी जीवन अपने अपने हिसाब से कि भाई मेरे लिए वो इंसान ज्यादा अच्छा रहेगा, मैं उसको ट्रांसफर कर रहा हूँ अपनी जिंदगी को देखते हुए, तो आप रोक नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते भैया गोद लिया है। ठीक है ना, तो क्या आप रोक सकते हो? नहीं रोक सकते ना। अगर वो आपका खुद का भी बच्चा है तो वो बच्चा भी अपने माता पिता की इस तरह से संपत्ति को डिस्पोज ऑफ करने के लिए नहीं रोक सकता, वो समझ रहे। तो एडॉप्टेड बच्चे को भी फिर वही हुआ कि एडॉप्टेड बच्चा जो है वो भी अपने माता पिता की शक्ति को खत्म नहीं कर सकता, उनकी अपने तरीके को जिस तरह से वो डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी को, यानी विल के द्वारा और किसी को ट्रांसफर करके जीवन बेहतर, यानी कि अपने जीवन के लिए अगर वो किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो वो ये नहीं कह सकता अरे आपने मुझे गोद लिया, ऐसे कैसे कर दिया आपने, नहीं कह सकता। ठीक है, डिस्पोज ऑफ करने के दो तरीके बताए हैं, विल या किसी को अपनी लाइफ के लिए उनको लग रहा है कि भैया एडॉप्टेड बच्चा ठीक है लेकिन मुझे तो वो ज़्यादा अच्छे से मेरी ज़िंदगी कटवा देगा तो मैं उसको दे रहा हूँ, तो आप नहीं रोक सकते। जीवन अभ्यंतरण यानी कि लाइफ को आगे चलाने के लिए। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे इंटर विवॉस। ठीक है,
वाइवॉस, ठीक है, विवॉस करके, ठीक है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है तो आप एक देख लीजिएगा। हिंदी में संपत्ति जीवन जीवन अंतरण अंतरण बोलते हैं, यानी कि अपनी जिंदगी के लिए किसी को वो अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तो, ठीक है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी संपत्ति को कहेंगे भैया किसी को मुफ्त में दान दे दिया या अपनी संपत्ति को खड़े खड़े आग लगा दी, ऐसा ऐसा डिस्पोज ऑफ नहीं कहा है। ये डिस्पोज ऑफ दो ही तरीके से बोला है, एक विल के द्वारा और एक जीवन अभ्यंत अंतरण के द्वारा, यानी किसी को अपनी जिंदगी के लाइफ वर्क के लिए किसी को ट्रांसफर कर देना और भैया मेरी लाइफ चलाना उस वे में, ठीक है, उसको दे दी संपत्ति। तो वो जो अडॉप्टेड बच्चा है वो उसको मना नहीं कर सकता, उनके इस अधिकार को वो नहीं छीन सकता, ठीक है। तो ये तो कहा सेक्शन 13 ने। अब देखिए सेक्शन 14 क्या कहता है। सेक्शन 14 कहता है कुछ दशाओं में दत्तक माता का अवधारणा, यानी कि कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जहां पर माता जो है, जो एडॉप्टेड माता है, उसको किस तरीके से डिटरमाइन किया जाएगा, उसको किस तरीके से कहा जाएगा कि भाई ये क्या लगेंगी, उसको कैसे जांचा जाएगा, ठीक है। तो उसकी बात किसने कही, धारा 14 ने। देखिए अवधारणा का मतलब होता है इंग्लिश में डिटर्मिनेशन, ठीक है, यानी कि उसको जांच करना या उसको बताना कि भैया ये इस तरीके से इस रिश्ते में इनका ये महत्व है, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या कहा, पहला, जहां कोई हिंदू जिसकी पत्नी जीवित है और किसी अपत्य को दत्तक लेता है वहां वह दत्तक माता समझी जाएगी, यानी कि किसी ने बच्चे को गोद लिया और उसकी पत्नी जीवित है, ठीक है, तो वो पत्नी क्या कहलाएगी, वो पत्नी उसकी एडॉप्टेड मदर कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल ए है, उन्होंने क्या करा, एक बच्चे को गोद लिया, अब उनकी जो वाइफ है वो जीवित है, तो वो वाइफ क्या कहलाई, वो उस बच्चे की एडॉप्टेड मदर यानी कि दत्तक माता कहलाएगी, ठीक है। 14 का 2 क्या कहता है, जहां दत्तक एक से अधिक पत्नियों की संपत्ति सहमति से किया गया, यानी कि देखिए हमने वो पढ़ा था कि जब भी कोई व्यक्ति किसी बच्चे को गोद लेता है, ठीक है, तो उसको अपनी पत्नियों की सहमति लेना बहुत जरूरी है। अगर एक से ज्यादा पत्नी है तो सारी पत्नियों की सहमति लेगा वो, ठीक है। तो यही बात अब इसमें भी कही गई है 14 के 2 में कि जहां दत्तक एक से अधिक पत्नियों की सहमति से किया जाए, यानी जो एडॉप्शन है वो उसके मान लीजिए एक की 4 पत्नियां हैं और उन्हें चारों से सहमति ली है, तो उस कंडीशन की बात बता रहे हैं कि ऐसी जगह पर वहां पे जो पहली पत्नी होगी, यानी कि उस 4 में से जो उसकी पहली फर्स्ट वाइफ है जिसने पहला विवाह किया, बाकी 3 तो उसके बाद हुए ना, पहला विवाह किया, तो वो क्या हो जाएगी, वो उस बच्चे की एडॉप्टेड मदर हो जाएगी और बाकी की जो 3 बच्ची वो क्या हो गई, वो उसकी स्टेप मदर हो जाएगी, यानी एडॉप्टेड मदर एक ही रहेगी, ठीक है। अब सेक्शन 14 का 3 क्या कहता है कि जहां कोई विदुर या कोई कुवारा, देखिए विदुर को इंग्लिश में बोलते हैं विडोर, विडोर, ठीक है, विडोर विडो विडो तो हिंदी में लेडी के लिए बोल रहा था और इंग्लिश में विडोर बोला जाता है विदुर को, यानी जिसकी पत्नी जीवित नहीं है, ठीक है, जिसकी पत्नी मर गई है, या कुवारा है यानी कि वो बैचलर है, किसी अपत्य को वो दत्तक लेता है यानी किसी बच्चे को वो अडॉप्ट करता है, वहां ऐसी कोई पत्नी, यानी कि अब अगर वो कोई पत्नी उसकी है जिससे उसने विवाह उस बच्चे को गोद लेने के बाद करा है, तो वो जो वाइफ है वो क्या कहलाएगी, वो वाइफ उस बच्चे की, यानी उसकी जो पत्नी है वो उस बच्चे की एडॉप्ट स्टेप मदर कहलाएगी, सौतेली माँ कहलाएगी, एडॉप्टेड मदर नहीं कहलाएगी। एडॉप्टेड मदर तो वो कहलाएगी जिसे बच्चा लेने से पहले वो शादी कर चुका हो जिस लेडी से, ठीक है। तो सेक्शन 14 के 3 ने ये कहा। अब सेक्शन 14 का 4 क्या कहता है कि जहां कोई विधवा या अविवाहित नारी, यानी कि जो विडो हो या फिर वो अनमैरिड लेडी हो, किसी अपत्य को दत्तक लेती है, यानी कि किसी बच्चे को वो गोद लेती है, वहां कोई पति, यानी कि अब वो जो उसका पति है जिससे उसने उस बच्चे को अडॉप्ट करने के बाद शादी करी है, तो वो जो हस्बैंड है उसका जो पति है वो उस बच्चे का क्या हुआ, वो उस बच्चे का स्टेप फादर हुआ, एडॉप्टेड फादर नहीं होगा, स्टेप फादर होगा, यानी कि सौतेला पिता कहलाएगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं सेक्शन 15 पे। सेक्शन 15 क्या कहता है, विधि मान्य दत्तक रद्द ना किया जाएगा, यानी कि कोई भी एडॉप्शन जो लीगल है, वैलिड है, और वैलिड एक एडॉप्शन वैलिड कैसे होता है, जो हमें सेक्शन 6 में बताया गया और सेक्शन 11 में बताया गया है, ठीक है। सेक्शन 6 में बताया कि भाई विधि मान्य दत्तक के लिए, विधि मान्य जो एडॉप्शन है उसके लिए क्या क्या जरूरी है, ठीक है। धारा 6 बताता है लीगल एडॉप्शन के लिए क्या जरूरी है। सेक्शन 11 बताता है कुछ ऐसी अन्य शर्त, ऐसी चीजें जो एक लीगल एडॉप्शन के लिए जरूरी है, ठीक है। तो उन चीजों में जो बातें कही गई हैं, या आप ये कह सकते हैं कि इस एक्ट में जो बताया गया है, अगर उसके रहते हुए चीजें की गई हैं, उस बच्चे का एडॉप्शन किया गया उन सबको मानते हुए, उसके अधीन रहते हुए,
ठीक है, तो वो एडॉप्शन कैंसिल नहीं होगा, यानी उसको रद्द नहीं किया जा सकता। ठीक है, किसके द्वारा? ना पिता के द्वारा, ना माता के द्वारा, ना ही किसी अन्य तीसरे व्यक्ति के द्वारा। ना तो उसको पिता कर सकता है कैंसिल, ना उसको माता कर सकती है, और ना ही कोई अन्य व्यक्ति कर सकता है। इसके अलावा जो बच्चा गोद लिया गया है, वो बच्चा भी जिस नाते वो उस घर में घुसा, यानी जिस हैसियत को वो लेकर आया, क्या हैसियत थी उसकी? एक एडॉप्टेड चाइल्ड की थी ना, उस हैसियत को वो नहीं त्याग सकता। वो ये नहीं कह सकता भैया अब मेरा नहीं ऐसा लेना देना कुछ भी, मैं नहीं मानता इसको माँ बाप कुछ भी। ठीक है ना, तो उस हैसियत को नहीं था। एडॉप्टेड चाइल्ड है, एडॉप्टेड चाइल्ड ही रहेगा वो। ठीक है, ये नहीं कह सकता कि भैया मैं तो बायोटिक इसका बच्चा हो गया हूँ, या मैं तो अब इसके, ये तो मेरे नेचुरल माता पिता हुए। नहीं, नेचुरल गार्जियन नहीं है वो, उसके बायोटिक मदर फादर है। तो जिस हैसियत से वो बच्चा आया, उस हैसियत को वो नहीं त्याग सकता, छोड़ सकेगा, और ना ही अपने कुटुंब में वापस जा सके, यानी कि अपनी फैमिली में वो वापस नहीं जा सकता। ये नहीं है कि भैया गोद ले लिया, 2 साल बाद लगा कि भैया मैं तो नहीं रह रहा, मैं तो, या 10 साल बाद लगा मैं तो अपने परिवार के पास जा रहा हूँ, यहाँ से भी बटोर लिया, चल देता हूँ फैमिली के पास। नहीं जा सकता। ठीक है, यानी कि, और माता पिता जिन्होंने उस बच्चे को गोद ले लिया, वो भी उसको रद्द नहीं कर सकते। ठीक है, ये नहीं कि भैया 10 साल बच्चा रखा, अब अपना बच्चा हो गया तो कह रहे हैं भैया से छोड़िए, जहाँ जाना है बच्चे को हटाओ, ऐसे नहीं कर सकते उसको। ठीक है, अब इसमें एक केस है किशोरी लाल वर्सेस चालती बाई, AIR 1959 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इस केस में कहा गया कि दत्तक को एक तथ्य की तरह साबित किया जाएगा, यानी कि जो एडॉप्शन है वो एक फैक्ट की तरह प्रूफ होगा। ठीक है, और इसका बर्डन किस पे होगा? जो इसका प्रख्यान करता है, यानी जो इसको एडमिट करता है, जो कहता है, जो स्टेटमेंट देता है ये कि हाँ भाई ये बच्चा मैंने गोद लिया, या मुझे गोद लिया गया, किसी भी तरीके से अगर उस एडॉप्शन को लेकर कोई बात आती है और उस चीज को वो कहता है, उसका विरोध नहीं कर रहा है, उसको एडमिट कर रहा है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा? उसी पे होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, ए ने कोई बच्चा गोद लिया, ठीक है, अब होता क्या है, उसे 4 लोग उसको, अब वो बच्चा जो है वो अपनी संपत्ति लेना चाहता है। ठीक है, तो अब जो उसके अगेंस्ट है वो लोग कह रहे हैं तुझे तो गोद ही नहीं लिया गया, तू तो अडॉप्टेड है ही नहीं, और उसने कोर्ट में कहा नहीं जी मैं अडॉप्टेड हूँ, तो अडॉप्टेड का बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा? उस बच्चे पे जो ये कह रहा है कि मैं अडॉप्टेड हूँ। ठीक है ना, तो ये ऑलमोस्ट आपको आई होप समझ में आ गया होगा। आज में हमारा सेक्शन 13, 14, 15 ये 3 हमने इकट्ठे कर लिए हैं। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, आपका कोई भी क्वेश्चन है, आपका कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हिंदू लॉ से रिलेटेड और भी प्रीवियस वीडियो हैं, आप जाकर मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और अगर आपको पसंद आता तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड बाय, शब खैर।